हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। आज जो मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ वो हमारे लिए रहेगा जो हरियाणा में कॉलेज लेक्चरशिप की जो वैकेंसी निकली है कॉमर्स के लिए, हम उसके सिलेबस को जो है वो डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ ही साथ हम लोग क्या पेपर पैटर्न उनका रहेगा, किस तरीके से हम उस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो है वो हरियाणा ने जो ध्यान रखना असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली उसके ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। तो इसमें देखो कुल मिलाकर 10 यूनिट्स रहेंगी। जैसे कि आपका जो पेपर अभी हम बात करेंगे कि दो पैटर्न में होगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो जो आपका सिलेबस एक्चुअली अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो उसमें 10 यूनिट्स रहेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट यूनिट जो है देखो हमारा वो बिजनेस इन्वायरमेंट का और इंटरनेशनल बिजनेस का रहेगा, ध्यान रखना। उसके अंदर कंसेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी यानी आपकी मौद्रिक नीति है, आपकी आर्थिक नीति के जो दो भाग होते हैं जैसे कि राजकोषीय नीति है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया आपका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा, सोशल कल्चर फैक्टर जो आपके CSR है, आपका कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये टॉपिक रहेगा आपका। स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस रहेगा, आपके ग्लोबलाइजेशन जो है, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, वो रहेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज रहेगी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहेगा ट्रेड के अंदर, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स रहेंगे, इंटरनेट जो आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, ध्यान रखना वो टॉपिक रहेगा आपके सिलेबस के अंदर। FDI FPI जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसके कंपोनेंट्स वगैरह वो रहेंगे। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है आपके वो रहेगा जहाँ पर आप लोग PTA, FTA, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा आपका जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया है, एशियन आपका ध्यान रखना, सार्क है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटेड आपका, WTO है, ट्रिप्स टिम्स के बारे में। तो काफ़ी डिटेल सिलेबस है देखो, मतलब एक यूनिट में आप समझ सकते हैं कंटेंट काफ़ी अच्छा खासा है। सेकंड अगर हम बात करें देखो प्रैक्टिकल यूनिट आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसके कॉन्सेप्ट्स आएंगे। पार्टनरशिप है, रिटायरमेंट डेट डिसॉल्यूशन है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इश्यूज, फोर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, एक्विजिशन, मर्जर्स वगैरह हैं, होल्डिंग कंपनी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सारा आपका सिलेबस जो है वो प्रैक्टिकल किस अकाउंट्स की यूनिट में रहेगा। फिनेंशियल स्टेटमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह जो हैं वो रहेंगे आपके। ऑडिटिंग भी आपका जिसमें इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, एसेट लायबिलिटीज है, रिसेंट ट्रेड्स इन ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिटिंग, एनर्जी ऑडिटिंग, इन्वायरमेंट्स वगैरह रहेगा आपका। थर्ड नंबर का जो यूनिट है देखो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, काफ़ी मेरा फेवरेट यूनिट है खैर अगर बात की जाए तो। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव है, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका, लोच यानी मांग, मांग की अवधारणाएं, विचारधाराएं, उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिफरेंस का उदासीनता वक्र, आपके प्रोडक्शन के शॉर्ट रन लॉ, लॉन्ग रन लॉ के बारे में हम देखेंगे। कॉस्ट में शॉर्ट रन, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व है, अभी आप देख रहे हैं कि इसकी सीरीज हमारी चल भी रही है। प्रैक्टिकल वाला पार्ट जो है वो आपने देखा होगा, गौरव सर जो है वो आपका ले रहे हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन है, कॉस्टिंग, FM टैक्स वगैरह। इसमें टैक्स भी बहुत डिटेल सिलेबस है, मतलब इस पेपर को क्लियर करने का मतलब नेट के पेपर को क्लियर करने के बराबर ही है। प्राइस डिटर्मिनेशन रहेगा इसमें, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, कीमत व्यू रचनाओं के बारे में भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका बिजनेस फिनेंस है, जहां पर फिनेंस के स्कोप, लीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड वगैरह जो है, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है ध्यान रखना वो भी रहेगा, फिक्स्ड वेरिएबल, आपका GDR ADR जो है ध्यान रखना, जहाँ पर कोई कंपनी को अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो ध्यान रखना वो डिपॉजिट रिसिट की फॉर्म में जो है वो सिक्योरिटी इशू करती हैं। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज है, मल्टीपल कैपिटल बजटिंग रहेगा यहाँ पर। उसके बाद में आपका देखो बिजनेस स्टैट्स और रिसर्च मेथड रहेगा, तो आपका जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड वगैरह जो आप देखते हैं, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, को रिलेशन, रिग्रेशन यानी सहसंबंध, प्रतीप गमन जो है आपके वो रहेंगे। प्रोबेबिलिटी पूरा अच्छा खासा, डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमिनल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसर्च के कॉन्सेप्ट रहेंगे। डेटा कलेक्शन के मेथड जो आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, सेंसस, सैंपल, सैम्पलिंग टेक्निक्स, मेथड्स वगैरह जो आपके। स्टैटिस्टिकल एरर कौन कौन सी हो सकती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी है, जेट, टेस्ट, एनो वगैरह, तो आप समझ सकते हैं। एस टेस्ट, यू टेस्ट, काफ़ी डिटेल में सिलेबस है भैया। स्टैटिस्टिक्स की भी एक बात की जाए तो, पर होना भी चाहिए। देखो जो वैकेंसी आप समझ सकते हैं कि भैया वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, तो ऑफकोर्स उससे उम्मीद की जाएगी, क्योंकि अगर बच्चा देखो नेट या सेट क्लियर करके आ रहा है, जो एलिजिबिलिटी चाहिए, वो
एक पर्टिकुलर गाइडलाइन के हिसाब से अगर पीएचडी कर कर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, वो उस एग्जाम के लिए उतर रहा है, तो उतना प्रिपरेशन तो मांगेगा ही। खैर नेक्स्ट हमारा यूनिट देखो बिजनेस मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रहेगा। ये यूनिट्स खैर काफ़ी सालों से जो है वो मैं लेता हुआ आ रहा हूँ। तो प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर देखेंगे हम, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, डेलीगेशन, क्योंकि आरपीएससी की भी जो वैकेंसी यहाँ पर आपने देखा होगा राजस्थान में निकली थी, वहाँ पर बहुत सारे सिलेक्शन थे खैर हमारी तरफ से, उसमें भी लगभग ये सारा यूनिट था। मोटिवेशन, लीडरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, चयन, भर्ती वगैरह सब कुछ जो है कॉमन अपन एचआर में देखते हैं। कंपनसेशन मैनेजमेंट रहेगा आपका, इवैल्यूएशन है यहाँ पर, परफॉर्मेंस अप्रेजल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको निष्पादन मूल्यांकन कहते हैं। ऑफकोर्स 360 डिग्री तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग है, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है वो दे रखा है। पर्सनालिटी जो है आपका, परसेप्शन, एटीट्यूड, पावर, इमोशंस, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, तो काफ़ी हद तक यहाँ पर भी चीज़ें डिटेल में है। उसके बाद में देखो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी बड़ी फेवरेट यूनिट है मेरी। बैंकिंग की बात की जाए, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, आपके जो ग्रामीण बैंक है ध्यान रखना, फॉरेन बैंक है, कोऑपरेटिव, उसके बाद में आरबीआई, उसके फंक्शन, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रहेंगे, एनपीए वगैरह अपन को देखना होगा, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी सेकेंडरी फिनेंस इंस्टीट्यूशंस में आपके डेवलपमेंट फिनेंस इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन, फाइनेंशियल रेगुलेशन इन इंडिया के बारे में हम लोग देखेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग देखेंगे, कमिटीज़, जो डिजिटाइजेशन हो रहा है बैंकिंग के अंदर, इंश्योरेंस जो आपका, और आईडीआरए के जो रोल और फंक्शन होंगे, जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी इंश्योरेंस की, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट ये भी मेरा बहुत फेवरेट यूनिट है, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो एमबीए किया हुआ है वो, उसमें मेजर जो मेरा सब्जेक्ट था वो मार्केटिंग ही था, तो मेजर मार्केटिंग और माइनर मेरा फिनेंस था। खैर तो मार्केटिंग भी बहुत एक ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, इसका भी इंट्रोडक्शन की वीडियोस आपने मेरा क्लासेस जो है चैनल पे देखे होंगे। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का भी मैंने वहाँ पर जो है वो वीडियो अपलोड किया है। सेगमेंटेशन का भी मैंने 2 पार्ट का वीडियो उसमें अपलोड कर रखा है, 1 पार्ट अभी उसमें बाकी है। प्रोडक्ट डिसीजन है आपके, बहुत शानदार यूनिट है, मतलब बहुत शानदार, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ज़बरदस्त, जिसके बारे में अपन बात करें, और बहुत अच्छी है। रिसेंट ट्रेंड्स, लॉजिस्टिक वगैरह, रूरल, पूरा कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग प्रोसेस वगैरह सब कुछ डिटेल में दे रखा है। उसके अलावा देखो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है, ये भी काफ़ी डिटेल यूनिट दिया है इसमें। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका पूरा कंप्लीट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स इतने तरह के हैं वो भी सारे हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपका, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं आपके, वो पूरा डिटेल में डिस्कशन है भैया इनका। कंपनीज है पूरा एक्ट 2013, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स कंपनीज, कंपटीशन एक्ट 2002 भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी है, आरटीआई एक्ट 2005 है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी है आपका, जीएसटी भी है, तो लॉ भी आप समझ सकते हैं बहुत अच्छा है। और इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की अगर बात की जाए, गौरव सर काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं खैर टैक्स के अंदर, तो ये पोर्शन लेंगे आपका। इनकम टैक्स जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह है, ये सारा कोर्स जो है ध्यान रखना वो आपको प्ले स्टोर पे जाएंगे, अश्वनी मेहरा क्लासेस जो है वो आप डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पर ये सारा कोर्स जो है वो हम हाइब्रिड मोड पे दे रहे हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग फॉर्म में, विद डिटेल नोट्स आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ये कंप्लीट सिलेबस नो डाउट काफ़ी डिटेल है, अगर और हमारे थ्रू अगर आपको कोई हेल्प मिल पाती है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बात हुई खैर के 10 यूनिट्स हैं देखो। और अगर हम पेपर पैटर्न की अगर हम बात करते हैं देखो कि क्या रहने वाला है, अगर हम उस पर बात करें, इसके पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें, तो इन्होंने पेपर को क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया, ध्यान रखना। एक तो पार्ट 1 हो गया हमारा, और एक जो है वो पार्ट 2 हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है ध्यान रखना वो हमारे क्या रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ध्यान रखना एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा। और जो दूसरा जो पेपर होगा ध्यान रखना वो हमारा सब्जेक्टिव जो है फॉर्मेट में पेपर रहेगा, जहाँ पर आप पर देना पड़ेगा। हालांकि इनमें भी स्पेसिफिकेशन है, ध्यान रखना। कुछ तो पेपर ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में ही दे सकते हैं। आप लोगों के लिए अच्छी बात क्या है कि जैसे कि आप लोग अगर कॉमर्स स्ट्रीम में जैसे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉमर्स में अपन लोग देंगे सब्जेक्ट के अंदर, तो इसमें आपके पास ध्यान रखना दोनों लैंग्वेज के ऑप्शन है, वहाँ पर बाइलिंगुअल है कि आप लोग जो है वो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ध्यान रखना पेपर की लैंग्वेज जो है वो आप हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारे पास दोनों ऑप्शन है वहाँ पर, ध्यान रखना। की अगर हम बात करें देखो, तो यहाँ पर हमको 100 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। कितने? 100 क्वेश्चंस जो हैं वो अपन को देखने को मिलेंगे।
और ये 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास जो है वो 120 मिनट्स का टाइम होगा। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। इसलिए मुझे लगता है सिलेबस बड़ा वास्ट एंड डिटेल है, पर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो वो ज़्यादा लेंदी नहीं आने चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स में करने का मतलब है कि थोड़ा पेपर का लेवल जो है नेट के कंपैरिजन में थोड़ा मॉडरेट जो है देखने को मिल सकता है हम लोगों को। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन जो एमसीक्यू आएंगे जो हमें 120 मिनट के अंदर ध्यान रखना करने होंगे, और जो मिनिमम स्कोर आपको करना है ध्यान रखना इस पेपर के अंदर, जो अपन एक बात करें कि मिनिमम जो इसका कट ऑफ मार्क्स है आपका, तो वो आपका जो है वो 25% रहेगा, कि मिनिमम आपके 25% मार्क्स जो है वो आने ही चाहिए। 25% जो आपको स्कोर करना पड़ेगा, जो मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया रहेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, क्या कि आप लोगों को पता है कि पेपर का जो पैटर्न है वो क्या ऑब्जेक्टिव है। तो होता क्या है कि यूजुअली जैसे आप लोग को क्या करते हैं, OMR सीट आप भरते हैं तो उसके अंदर यूजुअली 4 सर्कल हैं, और आप कोई भी एक सर्किल जो है, जैसे आपको लग रहा है ए सही है तो आपने ए को बोल्ड कर दिया, बी सही है तो बी को, या सी या डी किसी को डार्क कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक नई बात क्या है, देखो कि इन्होंने एक ऑप्शन और दिया है यहाँ पर ई। ये हमें बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि ए बी सी डी ई ऑप्शन और दिया है। अब ई ऑप्शन क्यों दिया है कि अगर आप क्वेश्चन को, जैसे आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है कि यार पता नहीं है क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो यूजुअली हम पेपर के अंदर उस कोई सर्किल फिल नहीं करते हैं, डार्क नहीं करते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, जैसे मान लो मुझसे पूछा कि WTO का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ और मुझे नहीं पता उसका आंसर क्या है, तो उस केस पे मुझको क्या करना होगा, ये जो ई सर्किल है ध्यान रखना उसको फिल करना होगा कि मुझे नहीं पता, मैं क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। तो ई ऑप्शन भरने का मतलब ये है कि भैया ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है, आपको ई सर्किल करना है। ध्यान रखना ये सर्किल आपको कब करना है, जब आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, मतलब ठीक है, मान लो मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता हूँ, नो अटेम्प्ट है मेरी तरफ से, ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो मैं ई को सर्किल करूंगा। अगर आपने ई को ध्यान रखना डार्क नहीं किया है या उसको फिल नहीं किया है, आपने वो चीज़ जो हमारे एक नॉर्मल प्रैक्टिस में होती है कि क्वेश्चन मुझे नहीं आया तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ गया। अब आपके पांचों के पांचों सर्किल जो हैं वो अनडार्कन कंडीशन में हैं, तो इस केस में ध्यान रखना ये आपके -0.25 मार्क्स काट लेंगे, मतलब 0.25 मार्क्स कट कर देंगे, यानी माइनस मार्किंग हो जाएगा आपका, जो अपन कहते हैं 1/4 जो है ध्यान रखना वो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। यूजुअली नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि आपका क्वेश्चन कोई गलत हो गया तो माइनस कर दिया उन्होंने, तो ऐसे नहीं है कि गलत करने में माइनस कर दिया, लेकिन अगर आपने ई ऑप्शन फिल नहीं किया है तो फिर वहाँ 0.25 जो है वो आपका मार्क्स हो सकता है। बाकी इसके अलावा पेपर में भी इंस्ट्रक्शन होंगे, आप जरूर पढ़ लेना, पर जो नोटिफिकेशन है उसमें बात लिखी हुई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और खास बात क्या है कि चलो ठीक है यार, आप 2 क्वेश्चन में सर्किल करना भूल गए, किसी में नहीं किया, तो आपके 0.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो गए। लेकिन अगर मान लो 100 क्वेश्चन है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, अब 100 क्वेश्चन में क्या हुआ, 11 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने फिल किए नहीं, ABCDE में से कुछ भी नहीं भरा, यानी 11 जो है ध्यान रखना वो 100 का 11% है, यानी 11 देखा जाए तो क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, कितने से, 10% से ज्यादा हो गया ये। तो अगर 10% से ज्यादा हो गया ऐसा, तो फिर वो आपको एग्जाम से डिस्क्वालिफाइड कर देंगे। ध्यान रखना अगर मोर देन 10% अगर सर्कल आपके डार्क नहीं किया, अगर आपने छोड़ दिया, आपको पता नहीं रहा कि यार मुझे नहीं आया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया, मैंने ई सर्किल को डार्क नहीं किया, और ऐसा 10% से ज़्यादा अगर क्वेश्चन में आपने कर दिया, तो फिर आप एग्जाम से क्या हो जाएंगे, ध्यान रखना डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे आप। तो वो आप बहुत ध्यान रखनी है बात कि नहीं, क्वेश्चन अगर आ रहा है मेरे को तो मुझे क्या करना है भाई, मुझको ई को सर्किल कर देना है, मान लो मुझे नहीं आता है तो, क्योंकि 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में ऐसा अगर चला गया तो वो आपको डिस्क्वालिफाइड कर देंगे, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब क्या करेंगे ये लोग कि पार्ट 1 से ध्यान रखना, पार्ट 2 पर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको लेंगे ये, और कितने स्टूडेंट लेंगे ध्यान रखना, 4 टाइम्स, कितने, 4 टाइम्स, 4 गुना लेंगे। अगर मान लो पेपर टफ आ गया और 25% मार्क्स मान लो केवल 2.5 स्टूडेंट के बन रहे हैं, इनको 4 टाइम्स लेना है, तो फिर हो सकता है कि 25% से क्राइटेरिया कम करके 22 कर दे, 20 कर दें। ये सारा जो है वो आपका हरियाणा जो है ध्यान रखना उसके
पब्लिक जो सर्विस कमीशन है उस पर सारा कुछ डिपेंड करेगा कि वो क्या करते हैं, लेकिन वैसा कर सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं कंप्लीट होते हैं तो ये कट ऑफ पर फिर छेड़खानी हो सकती है। जैसे अब ये पेपर आ गया आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास जो टाइम पीरियड है सब्जेक्टिव की अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास जो समय अवधि है वो कितनी है भैया, अब 3 आवर्स यानी 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। 3 घंटे के अंदर जो है वो अब आपको पेपर सॉल्व करना होगा, ठीक है। और यहाँ की जो ध्यान रखना, अगर हम बात करें कट ऑफ जो है मिनिमम वो 35% का रहेगा। कि अब आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि 35% मिनिमम कट ऑफ है, और ये जब कट ऑफ आप क्लियर करेंगे तो फिर आप किसके लिए एलिजिबल होंगे, ध्यान रखना इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल होंगे। और यहाँ से इंटरव्यू पे जाने के लिए 2 टाइम्स स्टूडेंट को लेंगे। लेकिन अगर मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 35% कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, तो वही बात है कि फिर ये उस कट ऑफ में थोड़ा नीचे जा सकता है। अगर उनको 2 गुना बच्चा वहाँ पर नहीं मिला तो फिर ये यहाँ पर कट ऑफ को जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब मेन बात क्या है कि देखो सब्जेक्ट की नॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भाई सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ध्यान रखना इसका जो वेटेज है अगर हम बात करें तो वो 87.5% जो वेटेज है ध्यान रखना वो सब्जेक्ट का, आपका सब्जेक्ट का जो वेटेज है ध्यान रखना वो कितना है, 87.5% है। और जो इंटरव्यू है उसका वेटेज जो है वो 12.5% है। और अच्छा भी है, खैर इंटरव्यू एक ऐसी कंडीशन है जो यूजुअली हमारे हाथ में नहीं होती है, थोड़ा सब्जेक्टिव भी होता है, फेवरेटिज्म भी चलेगा, बहुत सारी एरर होगी भैया जो आप लोग परसेप्शन के अंदर पढ़ते हैं। हेलो एरर भी हो जाएगा भैया, सेंट्रल टेंडेंसी एरर भी हो जाएगा, या हॉर्न इफेक्ट भी काम करेगा वहाँ पर, बायसनेस भी काम करेगी। तो पता नहीं वहाँ वो हमें 12.5% में भैया कितना स्कोर देगा। तो हमारी कोशिश तो होगी कि 87.5% पे अपन जो सब्जेक्ट का मेन वेटेज है वहीं पर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर जो है वो ले लें। और किसी के लिए भी देखो मेन चीज़ क्या है, अगर आप टीचिंग में हैं तो या आप पढ़ा रहे हैं कहीं पर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर ऊंची कोई आपको पता है पोस्ट है नहीं, तो वहाँ पर इस तरीके की डेफिनेटली नॉलेज जो है वो आपकी टेस्ट तो ऑफ कोर्स की जाएगी। और हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं ध्यान रखना वो इसके लिए पास कर रहे हैं, ठीक है, उनको कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। और हरियाणा के जो बाहर के स्टूडेंट हैं ध्यान रखना उनको ये जब पेपर फाइट करना है तो फिर वो लोग ध्यान रखें कि वो जनरल कैटेगरी से जो है वो उसको भरेंगे। जैसे ठीक है राजस्थान में OBC SC ST कैंडिडेट हैं, उनकी अलग सीट रिजर्वेशन का अलग बेनिफिट्स होंगे, लेकिन आप हरियाणा से फॉर्म भरेंगे, आपको जनरल कैटेगरी के अंदर ध्यान रखना फॉर्म लगाना है। और फिर जनरल कैटेगरी के लिए देखो एक मिनिमम क्राइटेरिया 55% का होता है वहाँ पर। और उसके अलावा आपका जो भी लोकल है, नेट का एग्ज़ाम आपने क्लियर कर रखा हो या आपने सेट का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा हो, एक प्रेस्क्राइब PhD का भी ये 2009 से पहले या समवॉट आपका कुछ जो मैंडेटरी नहीं था, मान लो नेट वगैरह उस समय, तो वो PhD आपका क्लियर हो वगैरह, तो उस एलिजिबिलिटी के साथ आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और ये जो ध्यान रखना पूरा पेपर है आपको प्रॉपर लेक्चर विद अपन कह सकते हैं PDF नोट टेस्ट सीरीज के साथ जो है वो हम लोग अश्वनी मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, वहाँ अपन इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और यूट्यूब पे आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे लेक्चर कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा, ध्यान रखना। और आपको अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए बिल्कुल 10 यूनिट्स का, तो फिर उसके लिए आपको जो हमारा एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। काफ़ी इकोनॉमिकल फीस में हमने जो है इसको प्रोवाइड करवा रखा है। आई होप आपको इसके सिलेबस के बारे में और पेपर पैटर्न के बारे में काफ़ी रीजनेबल जो है वो जानकारी मिली होगी। तो मुझे भी आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट, आप तैयारी करते रहें। और कॉलेज लेक्चररशिप का अगर कहीं पे भी वैकेंसी देखो निकलता है तो बहुत बड़ा है, जैसे आज आप RS ऑफिसर बन जाए, IAS ऑफिसर बन जाए, तो कहीं पर भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है भाई। ऐसा नहीं कि मैं राजस्थान में ही रहूँगा, या राजस्थान में भी आप अपने यहाँ रह रहे हैं तो किसी और जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो वही चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कोई हरियाणा बहुत दूर की जगह नहीं है। अगर आपको वहाँ मौका मिलता है, RPSC में आपने एग्ज़ाम दिया नहीं मिला, तो वहाँ पर आप मौका ढूंढिए। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप वहाँ पर भी हैं तो उतने वैल्यूबल है जितना यहाँ पर है, एक अच्छा रेस्पेक्टफुल जॉब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी तैयारी जो है वो काफ़ी सिंसियरली करें और काफ़ी अपने जो एफर्ट्स हैं वो लगा के रहें। बाकी हमारी तरफ से जो भी मदद होगी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।